रेलवे की हमारे यहाँ कोई डेवलप नहीं हुई है 5 साल में। रेलवे में जो कोरोना काल में हमारे यहाँ ट्रेन रुकती थी, 22 जोड़ी ट्रेन थी हमारे यहाँ स्टॉपेज, वो सारी ट्रेनें जब कोरोना काल में बंद हो गई लॉकडाउन के समय में, फिर उसको चालू किया गया तो हमारे यहाँ जो स्टॉपेज ट्रेन थी उसको भी हटा लिया गया। ये सारा हटवाने का काम हमारे पूर्व सांसद मनोज सिन्हा का। प्रत्याशी के रूप में सबसे अगर अच्छा प्रत्याशी कोई देखा जाए तीनों लोगों में तो डॉक्टर उमेश सिंह। गाजीपुर बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित करे, लेकिन एक कहावत है ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। प्रत्याशी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, पारसनाथ राय 70 से 80 साल की अवस्था में किसी को दे देना, ये तो क्या गाजीपुर जिले में कोई भी इस तरह का कार्यकर्ता नहीं रहा जिसको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सके। साथ साथ विधानसभा में साथ साथ विधायक रहे, वर्तमान में नहीं है, लेकिन अगर भाजपा को मजाक ही करना था तो किसी को भी टिकट दे करके लड़ा सकते। टिकट देने के पीछे सीधे सीधे जिसको विकास पुरुष, कथित विकास पुरुष का नाम दिया जाता है, मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी के भूमिहार जातिगत आधार के राजनीति का कहीं ना कहीं उनके मंशा है। उनकी मंशा है कि अपने बेटे को राजनीति में उतारे और गाजीपुर लोकसभा की सीट जो है कि नहीं, एक वंशवाद की बीज को उन्होंने बो दिया है। और कठिन मुकाबला था, चूंकि अफजाल अंसारी भारी पड़ रहे थे, उनके अपनी गुणागणित थे, इसलिए किसी ऐसे कैंडिडेट को देना था जो बलि का बकरा बन सके गाजीपुर में। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सजय का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर विधानसभा जमनिया में हूँ। मैं बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर में हूँ और गहमर की धरती को मैं नमन करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि वाकई में यहाँ से करीब कम से कम गहमर गांव से 16,000 से 17,000 वर्तमान समय में फौजी हैं। और हम बता दूं कि मैं इस धरती को इसलिए नमन करना चाहता हूं कि जब देश की बात आती है तो यहाँ की आप हमेशा सुने होंगे कि एशिया का कोई ना कोई फौजी जरूर होता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से लगाई 226 का आंकड़ा बताया जा रहा था कि 226 उस समय सेनानी गहमर से, केवल गहमर से थे, लेकिन 26 शहीद हो गए। तो समझ लीजिए कि एशिया का गांव ये गहमर कितना हिट लिस्ट में है। और जब चर्चा बनती है तो जाहिर सी बात है, लोकसभा का चुनाव होता है तो गहमर में आईडीटीवी का आना लाजमी है और यहाँ की जनता से जानना भी लाजमी है। तो मैं शुरू करता हूँ कुणाल सिंह से। ये सेना में थे, अभी रिटायर हैं, और इन्हीं से हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव के बारे में क्या स्थिति है, गाजीपुर का क्या लग रहा है। और बता दूँ कि कम से कम यहाँ गहमर गाँव में 2 लाख करीब आबादी है। तो हम कुणाल से ही स्टार्ट करते हैं कि सर क्या स्थिति है, क्या बना हुआ है स्थिति। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं को सहृदय प्रणाम। जितने भी आप लोग लोकल चैनल है आज के डेट में, सोशल मीडिया एंड लोकल चैनल असली लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है 2 पार्ट में बट गई है, राइट विंग, लेफ्ट विंग। तो सबसे पहले आप लोगों को आभार देता हूँ कि आप लोग सच को उजागर करने का प्रयास करते हैं। गाजीपुर का जो लोकसभा कॉन्टेस्ट है, इलेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट है। अफजाल अंसारी पिछले 5 साल रहे, लेकिन उन्होंने कुछ विकास कार्य नहीं किया, लेकिन उनके भाई के मर जाने का कहीं ना कहीं एक शोक संवेदना उनके साथ है। और दूसरी चीज़ यादव और मुस्लिम का गठजोड़, और जो हमारे गाजीपुर का जो जातीय समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं यादव और मुस्लिम का गठजोड़ भारी पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा है, भाजपा ने भी वो सारे मुद्दे उठाए हुए हैं जिस मुद्दों के दम पे शायद वो ये लोकसभा निकाल के ले जाए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही नज़दीकी लड़ाई है, जो भी निकल जाए मतदाताओं का विजय होगा। अफजाल अंसारी के बारे में कुणाल जी छेड़ ही लिए हैं, तो आप छेड़ दिए हैं, लेकिन सवाल दूसरे से बोलता हूँ कि वाकई में धरातल पर मुख्तार अंसारी परिवार को कुणाल सिंह ने छेड़ा है। तो अंसारी परिवार कैसा था? मुख्तार अंसारी के बारे में आपका क्या ख्यालात हैं? ये मुख्तार अंसारी जी जो भी थे, जो भी मतलब क्या था? मतलब जो भी सरगना लोग कहते हैं, माफिया कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? हमको तो बहुत अच्छे थे। यहाँ के जितने भी गरीब के लोग थे, उस पार के इस पार के, जो भी जाते थे उनको मदद वगैरह करते थे, वो चले गए। इस बार लड़ाई कांटे की चल रही है। अफजाल अंसारी साहब और समाजवादी पार्टी के इस समय कैंडिडेट हैं, और भाजपा से पारसनाथ राय जी हैं, और बसपा से उमेश सिंह जी हैं। ये तीनों का लड़ाई ज़बरदस्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच रहे। समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच रहेगी। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्तार अंसारी अब नहीं है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट है उनका? बहुत ज़्यादा है, सहानुभूति मिल रहा है पूरा उस पार के इस पार के लेकर। इस बार लड़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा, ये बोले हैं उस पार इस पार। तो मैं बता दूं कि माँ गंगा का बीच में प्रवाह है, इसलिए गाजीपुर जो उस पार होता है, पुल उस पार, तो ये उस पार बता रहे हैं। और इस पार यानी कि मैं गाँव इस पार में हूँ, और बगल में अगर चले जाइए तो 10 किलोमीटर के आगे
आपका बिहार पड़ता है, तो यूँ समझिए कि मैं यूपी और बिहार के बॉर्डर पर स्थित हूँ। सर क्या मुख्तार अंसारी पर सर आप छेड़ी दिए हैं, क्या कहेंगे? मैं बड़ी साफ शब्दों में कहता हूं कि किसी भी सच्चे लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र में माफिया और गुंडों का कोई जगह नहीं है। यही मुख्तार अंसारी है जिसने मऊ में खुलेआम अपने शासन सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों का हत्या किया था। आज मर गया जो भी कुछ है, लेकिन कहीं से भी लोकतंत्र में चाहे किसी भी पार्टी का हो, कुख्यात अपराधी गुंडा हो, उसका महिमा मंडन उचित नहीं। ये हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करेगा। तो बेटर है कि हम लोग डेवलपमेंट पे बात करें, अच्छे शिक्षा व्यवस्था कैसे हो। आज हमारे गाजीपुर के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, आज हमारे गाजीपुर के अंदर एक रिसर्च सेंटर नहीं है, एक अच्छी खुली मंडी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार परक कोई भी सिस्टम नहीं है जहाँ पे युवा जाके नए नए एंटरप्रेन्योरशिप को आजमा सके। तो ये उदासीनता कहीं ना कहीं इन्हीं तरह के अपराधी और राजनीति के गठजोड़ की वजह से हुआ है। कोई बड़ा चेहरा, स्वतंत्र चेहरा अभी तक गाजीपुर में नहीं आया जो बड़े बड़े विकास के आयाम को खींच सके। तो इस तरह के अपराधी या अपराध के गठजोड़ राजनीति को कहीं से भी लोकतंत्र में अपनाने की जरूरत नहीं है। विकास ही केवल मुद्दा हो, उसमें आप जिसको चुने वो आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 90 आपको भी स्वतंत्र, सबको स्वतंत्रता देता है। मुख्तार के बारे में इन्होंने क्या क्या बोल दिया आप तो सुने ही, क्या कहना चाहिए? ठीक है, लोग स्वतंत्र हैं, कोई मुख्तार को अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। भाई उनके आपके लिए मुख्तार, हमको तो ये मुख्तार अंसारी सही था। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार उपाध्याय। बड़ा अनुभवी लग रहे हैं, गेरुआ वस्त्र है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफेक्ट है इनके कुर्ते में। तो क्या लगता है उपाध्याय जी, ये गाजीपुर का समीकरण क्या लग रहा है? ये जातिवाद का जो समीकरण कुणाल सिंह ने अभी बताएं, जातिवाद यहाँ पे खत्म होगा। कहाँ पे? गहमर में खत्म होगा कि गाजीपुर? गाजीपुर में खत्म होगा जातिवाद। अच्छा, जातिवाद नहीं रहेगा, लोग विकास पे वोट करेंगे। ठीक है ना। 5 साल चूंकि अफजाल अंसारी रहे हैं सांसद लोकसभा, उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इससे पहले जाएंगे लोगों ने बताया कि मुख्तार के बारे में, अफजाल के बारे में तरह तरह की चर्चा। मुख्तार अंसारी सन 80 के दशक से दुर्दांत अपराधी रहा है, सब लोग जानते हैं। चाहे वो मऊ का दंगा हो, चाहे जो कि बसैनिया चट्टी का KN राय की हत्या रहा हो। 7 लोगों की वहाँ पे हत्या होती है, ठीक ना। हत्या के बाद इतना कुकृत्य किया गया कि KN राय का जो कि शिखा काट दिया जाता है वहाँ। तो इस तरह का मुख्तार अंसारी की चूँकि बातें नहीं वहाँ पे है, और कुल मिला के भाजपा यहाँ से सीट एकदम कन्फर्म निकालेगी। पारसनाथ राय एकदम कन्फर्म, श्योर। कितने लाख वोट से मतलब विजय बना रहे हैं? थोड़ा सा वो है, लेकिन कम से कम जीत होगी। 15,000 से हो, 20,000 से हो, 25,000, बस जीत का अंतर थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि नया चेहरा है पारसनाथ राय। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लग रहे हैं आप? नहीं, समर्थक पूरा देश है। नहीं, आप अपने बताइए। हम तो ही हैं, ठीक ना। सब लोग कहीं ना कहीं किसी से न किसी जुटे हुए हैं। तो ये उपाध्याय जी थे, और इन्होंने जो आंकड़ा लगाया है, अभी मन मेरा खुश हुआ है। कोई भी जीते उससे मतलब नहीं है, मेरा जो काम है वो बस स्वतंत्र रूप से अपना करूंगा। तो इन्होंने बताया कि जो पारसनाथ राय हैं 15,000 से जीते, 20,000 से जीते, ये आंकड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा है। कोई तो एकदम हवा में बोल रहा है 1.5 लाख 2 लाख, ये गलत है। नहीं, सही बात है। देखिए, लड़ाई बहुत नज़दीक की है, ठीक ना। लेकिन लड़ाई में पारसनाथ राय जो कि नहीं, कहीं ना कहीं 15-20,000, 25,000, क्योंकि मामला जो कि यहाँ पे थोड़ा सा त्रिकोणीय टाइप का हो गया है, और उसके चलते थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन वो सब लास्ट तक सुधर जाएगा और पारसनाथ राय यहाँ से लोकसभा में जाएंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह, क्या लगता है क्या हवा चल रहा है? अब 1 जून की तैयारी है। अब यही चल रहा है कि बीजेपी इस जाना है, क्योंकि लगातार 5 साल जो अफजाल अंसारी सांसद रहे हैं, उन्होंने किसी ना गांव में गए हैं ना कोई काम किया है। इसे लोगों में बहुत दासीन है। लोग सोच रहे हैं कि इनको बनाने से बेहतर है कोई भी एक अच्छा प्रत्याशी पारसनाथ राय जीत जाए। सिंह साहब, जब विधानसभा की बात होती है तो विधानसभा में अच्छा विधायक तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब विधानसभा में अच्छे विधायक नहीं पहुंच पाते, वो तो सांसद हैं। नहीं, विधानसभा क्षेत्रफल बड़ा है, विधानसभा की अलग बात है, लेकिन विधानसभा में जो भी मार्जिन से जो भी चुनाव जीता है, बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीता है। हमारा भाजपा यहाँ बहुत अच्छी लड़ती है। हो सके तो इस दिन हम लोग अच्छा लड़ेंगे। लड़े तो मनोज सिन्हा सर भी थे। मनोज सिन्हा उस समय बसपा और सपा का गठबंधन होने के नाते उस समय मनोज सिन्हा हार गए थे। अच्छा, नहीं तो इस दिन चुनाव जीत गए होते। हारने का रीजन होता है कि जाति यहाँ पर जो यादव, मुस्लिम और मुसलमान और हरिजन, ये तीनों लोगों का मिलाकर 10.5 लाख वोट हो जाता है, इसलिए वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस दिन बसपा का गठबंधन नहीं है, इस समय भाजपा भारी है। भाजपा भारी है। कभी राजनीति से बैकग्राउंड नहीं रहा पारसनाथ राय जी का।
अरे तो भाजपा मोदी चुनाव लड़ता, हर सीट पे मोदी चुनाव जी लड़ रहे हैं। अच्छा, मोदी लड़ रहे हैं, अभी मोदी भी लड़ मोदी रहे हैं। फैक्टर चल रहा है क्या? एकदम मोदी फैक्टर चल रहा है। अच्छा। मोदी और योगी दोनों आदमी का जोड़ी है तो चुनाव जीतना कुछ तय है। नेशनल लेवल पर कुछ काम गिनाइए जो हमारे अरे, दर्शक जाने। हमारे मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में 22,000 करोड़ रुपया का काम किया था और ये माननीय सांसद 5 साल में एक भी ईंट तक नहीं रखवाए हैं। तो ये बताइए हम किस बेस पर इनको वोट दिया जाए? तो इसलिए हम सोचते हैं कि इस दौरान भाजपा को वोट दिया जाए और खूब बेहतर से बेहतर वोट से जिताया जाए। मनोज सिन्हा जी भी तो इतना अच्छा, मैं भी डेटा एनालिसिस किया हूँ। मनोज सिन्हा ने जो वाकई में रेल में काम किया है सराहनीय है। मनोज सिन्हा जी को इसके लिए तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतना अच्छा काम करने वाला प्रत्याशी को भी आप लोग हरा दिए, जम्मू कश्मीर भेजवा दिए, बताइए। नहीं, हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग यहाँ का जो जातिगत सिस्टम है ना, जो मान लीजिए मुसलमान, यादव और मतलब हरिजन तीनों मिलकर अच्छा, जातीय समीकरण को दोष दे जातीय रहे हैं। समीकरण दोष है यहाँ पर। नहीं तो मनोज सिन्हा जी हारते नहीं। उतना विकास करने वाला पुरुष अगर हार जाए तो फिर कोई आप- मतलब ही नहीं है। आपकी स्माइल कुछ कह रही है, कैमरे पर स्माइल जो कर रहे हैं उसको चुप्पी को तोड़िए थोड़ा। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार उपाध्याय। मनोज कुमार उपाध्याय, थोड़ा बताइए क्या लग रहा है समीकरण और बीजेपी की बता रहे यहाँ हैं से भाजपा निकलेगी, जो हमारे चिंटू भाई ने बोला है यही है, जो भाजपा यहाँ से निकल जाएगी। 100% निकलेगी, 100%। 100% निकलेगी। नहीं निकला तो हम मिलेंगे फिर आपसे। 100% उपाध्याय जी मिलने आऊंगा मैं, टाइम 100% निकाल कर। मिलिएगा, यही थाने पर आपसे मुलाकात होगी। जी थैंक यू। क्या नाम है सर? अजीत सिंह। अजीत सिंह, क्या लग रहा है ये गाजीपुर का और जातीय समीकरण की बात हो रही है, तो वाकई में जातीय समीकरण इस बार काम कर पाएगा? मैं आपको बता दूं कि 2004 में भी यही जातिगत समीकरण था गाजीपुर में और अफजाल अंसारी न कोई गठबंधन था, फिर भी 2.5 लाख वोटों से जीते थे। फिर जातिगत समीकरण कहाँ रह गई? वो व्यक्ति अपने काम के बदौलत, अपने व्यवहार के बदौलत, अपने संबंधों के बदौलत चुनाव जीतता है। अफजाल अंसारी एकदम अफजाल अंसारी। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि जातीय समीकरण की वजह से। जातिगत समीकरण बता तो दिया हमने, 2004 में 2.5 लाख वोटों से जीता था। 2019 में जब चुनाव हुआ 1,22,000 या 19,000 वोटों से वो तो इस बार क्या लगता है अफजाल अंसारी निकाल लेंगे? एकदम निकाल लेंगे। अच्छा, एकदम निकाल तो ये बताइए मुख्तार के बारे में। यहाँ पर कई बात, जाहिर सी बात है, जब अंसारी परिवार की बात होती है तो मुख्तार अंसारी की चर्चा करना लाजमी है थोड़ा। मुख्तार अंसारी अपराधी किस्म के थे, ये मैं भी कहूँगा, अपराधी किस्म के थे, लेकिन उनके अपराध के पीछे कारण क्या था, इस कारण के विषय में जाना होगा। तो थोड़ा सर बताइए, कुछ कारण बताइए। अब उतना बाइट आप ले रहे हैं, छोटा देखिए कोई चीजें है ना, मतलब छोटा सा थोड़ा में ही डिस्क्रिप्शन बता दीजिए। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आप अफजाल अंसारी के विषय में पूछिए, राजनीति के विषय में पूछिए। मुख्तार तो गए, अच्छा। अब उनके विषय में बात करने से क्या फायदा है? अच्छा जी ठीक है। क्या नाम है सर? रमाशंकर चमार। रामाशंकर चमार। हम सनातनी चमार है, अच्छा, आज का नहीं, सनातन से चले आ रहे हैं। तब तो मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं डॉक्टर उमेश सिंह जो आए हुए हैं बसपा से प्रत्याशी, उनकी क्या कहेंगे बीच में? नहीं, नहीं, क्यों? हमारे बीच है ही नहीं। अच्छा, वो आप बीच में नहीं है, तो क्या लगता है कहाँ पर हैं आप इस बार? किस पर वोट दे रहे हैं, विकास पर दे रहे हैं? भाजपा। अच्छा, भाजपा पे हैं। जी। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। अभी एक जगह मैं रिपोर्ट करने गया था तो वो बताए, एक दादाजी थे, वो भी हरिजन थे, तो बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रत्याशी आ जाए, लेकिन हथिये को वोट देवल जाए ना, इस बार समीकरण बदला। अच्छा, समीकरण बदल देंगे आप लोग? बिल्कुल तो ये मोदी जी को क्यों ला रहे हैं? मोदी जी ऐसा क्या मोदी जी करेंगे? का नेशनल वर्क देखिए। नेशनल वर्क बताइए थोड़ा सा। आपको चंद्रयान वाला ले लीजिए, तो उसमें तो साइंटिस्टों का हाथ है, मोदी जी का क्या फैक्टर है? जो शासन में रहता है, हाँ, लड़का सिपाही है हाँ। और नाम कैप्टन का होता है। तो अभी इस चीज़ को मानते हैं कि चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था मैं मानता हूँ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आप मोदी जी ही बनाकर चंद्रयान। नहीं, वैज्ञानिक थे। तो साइंटिस्ट को इसमें क्यों नहीं आप लोग थोड़ा प्योरिटी दे रहे हैं? भाई बिना साइंटिस्ट के मोदी जी थोड़े बना देंगे। तब लेकिन जो अगुआ है उसका तो नाम माने चाहिए। अच्छा, इसके पहले और बताइए, ये तो चंद्रयान में तो हम एंटरटेनमेंट किए थे तो। अभी यूक्रेन और वो उसमें हाँ, लड़ाई यूक्रेन चल में रही। मोदी जी की क्या अहम भूमिका थी? कुछ नहीं, अब कह रहे हैं कि भाई लड़ाई बंद होनी चाहिए। चलिए छोड़िए, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन आपका एक ही चीज़ याद अच्छा लगा है मुझे। क्या नाम है आप? क्या बताएं? रमाशंकर चमार। रमाशंकर चमार।
और मैं बता दूं कि जमनिया विधानसभा में एक अशोक कुमार आसू है जिला पंचायत, वो भी कहीं जाता है और लेट हो जाए पानी में चाहे कुछ भी, किसी की भी दरवाजे पर जाए तो डायरेक्ट बोलता है अगला वो कि चमार है इसलिए पनिया ना पिए बजा का। ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच बात करके। विकास तो खूब हुआ है। खूब हुआ है जी। बताइए बताइए खुल के बताइए। देखिए, पहले हम लोग को न रोड था और न बिजली था, 24 घंटा बिजली मिल रही है और कहीं भी रोड बाकी नहीं है, तो विकास के लिए कोई कमी नहीं है। कमी क्या नाम है? आयुष सिंह सिकरवार। आयुष, युवा हो आप, यस सर। क्या लग रहा है, क्या मूड है, क्या हवा है, कौन जीत रहा है, किसको देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हो? देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री के रूप में बात करूं तो स्पष्ट रूप से मोदी जी पूरे विश्व के अभी बहुत अच्छे नेता हैं और हम लोग की मतलब इच्छा है कि एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी हम लोग की एक भाजपा से हम लोग की एक बहुत बड़ी नाराज़गी है। हमारा गांव सैनिक बाहुल्य गांव गहमर है। ये सरकार जो अग्निवीर जो योजना जो लागू की है, इससे सरकार को कहीं ना कहीं इसका मतलब भुगतान करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जवान जो अग्निवीर में अगर शहीद मतलब मर रहा है, उसको सरकार शहीद की दर्जा नहीं दे रही है। और चूँकि हमारा गांव सैनिक बाहुल गांव है, मैं भी एक युवा समाज सेवी हूं और मैं देश सेवा करना चाहता हूं और मैं अपनी देश सेवा के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं का मनोबल टूटा है अग्निवीर से और इसका हम लोग युवा कड़ी रूप से हम लोग विरोध कर रहे हैं, करेंगे। क्या लग रहा है यहाँ से किसको जिता रहे हैं आप? देखिए, यहाँ से मैं सीधी में आपसे कहना चाहूँ, दोनों पार्टी में, समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में दिलचस्प मुकाबला है। जो लोग हम युवाओं की हित में बात करेंगे, हम लोग अपना मत उसी को देंगे। तो 1 जून को तो वोट पड़ना है। अभी भी देखिए, समय अभी भी 3 दिन है। एक दिन में बहुत कुछ बदल सकता है, अभी 3 दिन समय है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी की 2-4 कामें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अभिनंदन की वापसी, राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, ज्ञान माफी मामला, और कहीं ना कहीं जब ये सब सारी चीजें अच्छी लगी तो खुल के बता दीजिए इस बार किसको वोट कर रहे हैं? इस बार मैं खुल को मैं हकीकत रूप से मैं कहूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं वोट कर रहा हूँ। और नाराज़गी हम लोग में ये है कि सरकार जो अग्निवीर जो की है, ये हम लोग के अंदर, ये हमारे अंदर ही नहीं, ये पूरे देश के युवाओं के अंदर ये नाराज़गी है। हाँ, क्या नाम है आपका? डब्लू गहमरी। डब्लू गहमरी। ये तो गहमरी बता रहे हैं तो विश्वनाथ गहमरी जी का याद आ रहा है जुबान पर, और दिव्यांग आत्मा उनकी अभी स्वर्ग में होगी तो मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। डब्लू गहमरी क्यों लगा है नाम के आगे? गहमर है तो गहमर में हम लोग गहमरी लगाते हैं, अक्सर लोग गहमरी लगाते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम विश्वनाथ गहमरी जी जुबान पे आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में क्या लग रहा है? 1 जून की तैयारी बहुत जोरों शोर से चल रही है। 1 जून को बहुत जोर शोर से तैयारी लोकसभा का चल रहा है और यहाँ से पारसनाथ राय जी का चुनाव निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के रूप में। अच्छा, अभी भी मोदी जी का फैक्टर? हाँ, मोदी जी का फैक्टर, हर जगह मोदी जी का फैक्टर है और योगी जी का फैक्टर है। इस बार फिर से आप लोग इस बार फिर से हम लोग मोदी जी को जिता रहे हैं। अच्छा, फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? एकदम देखना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश जी, क्या लग रहा है? बड़ा धीरे से बोल रहे हैं, खुल के थोड़ा बात करिए। और क्या लग रहा है? लोकसभा का चुनाव है, 1 तारीख की तैयारी तो हो गई होगी, 1 तारीख को वोट करना है, तो क्या लग रहा है इस बार किस चीज़ पर आप वोट करने जा रहे हैं? आपके विकास पर हम विकास पे। तो अभी 5 साल में विकास का कुछ हुआ है कि नहीं? नहीं, मोदी जी का विकास। मोदी जी का कुछ विकास हुआ है कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? देश विदेश में भारत का नाम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर मोदी मोदी। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो बताते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं, और जब इधर भारत में रहते हैं तो कहते हैं कि जय श्री राम। जय श्री राम। तो डिफरेंस थोड़ा बता दीजिए। वहाँ तो बुद्ध को बोलते हैं, वो बुद्ध, वो भी भगवान। तो बुद्ध मतलब वहाँ भी बोलना चाहिए ना कि मैं जय श्री राम के धरती, राम जी के धरती से आया हूँ। बोलते हैं बुद्ध के, हम तो नहीं सुने हैं बुद्ध की धरती। चलिए ठीक है, थैंक यू, आप नहीं सुने हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि और कुछ लोग हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कुमार प्रशांत है। कुमार प्रशांत जी, क्या लग रहा है? 1 तारीख की तैयारी हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी चल रही है, सारे लोग अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। और आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं जी? मैं अपनी एनर्जी उमेश सिंह के साथ लगा रहा हूँ। एक अच्छा प्रत्याशी, एक वो वकील भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर में है, एक अच्छे जो है कि नहीं, समाज में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में वो भी दायर किया है उन्होंने। हम लोग उमेश सिंह के साथ हैं, क्योंकि एक प्रत्याशी के रूप में सबसे अगर अच्छा प्रत्याशी कोई देखा जाए तीनों लोगों में तो डॉक्टर उमेश सिंह है। ऐसा क्या उमेश सिंह में आपको दिख गया जो ये 2 लोगों में नहीं दिखाई दे रहा है? पिछले 5 साल की गवाही आपको तमाम लोग दे ही देंगे, चूँकि भाजपा के पक्ष में आज तमाम लोग, ज़्यादातर लोग देख रहे हैं। जबकि मैं बताऊं कि भाजपा
प्रत्याशी जिस समय घोषणा हुई थी, बहुत ही एक तो बहुत समय बाद घोषणा हुई। गाजीपुर बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित करे, लेकिन एक कहावत है ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो पारसनाथ राय की घोषणा के बाद भाजपा के कैडर खुद भी कहीं ना कहीं नाउम्मीद हो गए थे कि ये किस तरह के प्रत्याशी को दे दिया गया। आपने अभी अभी कहा कि भाजपा का प्रत्याशी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है पारसनाथ राय जी का। ये जनता बोल रही तो मैं बता रहा हूं। 75 से 80 साल की अवस्था में किसी को दे देना, ये तो क्या गाजीपुर जिले में कोई भी इस तरह का कार्यकर्ता नहीं रहा जिसको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सके। 7-7 विधानसभा में 7-7 विधायक रहे, वर्तमान में नहीं है, लेकिन अगर भाजपा को मजाक ही करना था तो किसी को भी टिकट दे करके लड़ा सकती थी। पारसनाथ राय को टिकट देने के पीछे सीधे सीधे जिसको विकास पुरुष, कथित विकास पुरुष का नाम दिया जाता है, मनोज सिन्हा जी के भूमिहार जातिगत आधार की राजनीति का कहीं ना कहीं उनके मंशा है। उनकी मंशा है कि अपने बेटे को राजनीति में उतारे और गाजीपुर लोकसभा की सीट जो है कि नहीं, एक वंशवाद की बीज को उन्होंने बो दिया है। और कठिन मुकाबला था, चूंकि अफजाल अंसारी भारी पड़ रहे थे, उनके अपनी गुणागणित थे, इसलिए किसी ऐसे कैंडिडेट को देना था जो बलि का बकरा बन सके गाजीपुर में, इसलिए पारसनाथ राय जी को दिया गया है। वर्तमान की स्थिति में बता रहा हूँ कि पारसनाथ राय जिस ताकत से चल रहे हैं, चूंकि संगठन में बहुत बल है, भाजपा के पास पैसा है और माहौल भी बना हुआ है। ये घास जो है ना, ये पीली पीली घास थी, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बारिश हुई ये घास हरी हो गई है। तो सत्ता ऐसे ही बारिश होती है, जब सत्ता में बैठे हुए पार्टी होते हैं तो घास हरी हो जाती है, क्योंकि संगठन में बहुत ताकत है। तो पारसनाथ राय जिस ताकत से लड़ रहे हैं, मनोज सिन्हा जी के खुद ही होश फाख्ता हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पारसनाथ राय ही गाजीपुर जमा के बैठे रह जाए। तो इसलिए जो है कि नहीं, हम लोग डॉक्टर उमेश सिंह के साथ हैं। अफजाल अंसारी का पिछला 5 वर्ष हम लोगों ने देखा, अफजाल अंसारी गांव में दर्शन देने भी नहीं आते हैं। और पारसनाथ राय जी के बारे में जब पार्टी के कैडर ही निराश है, वो तो अलग की बात है कि किया क्या जा सकता है, चूंकि अपना है और पार्टी ने दे दिया है, आदेश है तो चल रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। जबकि लोगों ने कहा कि मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर आपको सच्चाई बताऊं तो मोदी फैक्टर आप लोगों ने पैदा किया हुआ है। मोदी फैक्टर सिनेमा वालों ने पैदा किया है, मोदी फैक्टर अखबार वालों ने पैदा किया है। मोदी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाषणों में, राजनीतिक भाषणों में मुजरा शब्द का प्रयोग करता है। मोदी एक ऐसे व्यक्ति जो ये बोलते हैं पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कि पूर्व प्रधानमंत्री रैन कोट पहन के ना आते हैं। मोदी एक ऐसे जो बोलते हैं कि दीदी ओ दीदी बंगाल में जा करके, तो इस असभ्य भाषाओं के साथ आते हैं और फिर टीवी पे बैठ करके रोते हैं कि मेरा कौन है, मेरा क्या है, मेरा अपना परिवार है। संतों जैसा भेष भाषा करते हैं। कोई संत 20 लाख का सूट पहनते हुए देखा है क्या आप लोगों ने? जिस तरह से मोदी के व्यक्तिगत खर्च है या फिर जीवन यापन करने का तरीका है, मोदी कहीं से आइडियल नहीं हो सकते हैं मेरी नज़र में। इसका मैं इन्होंने जो बताया है, मैं कुणाल सिंह से इसके बारे में जानना चाहूँगा। ये पूरी डिबेट में एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठ के आया था कि मोदी जब बाहर जाते तो भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं और इंडिया के अंदर आते हैं तो जय श्री राम का नाम लेते हैं। आपको बता दूं कि जो हम लोग का शास्त्र है उसमें भगवान बुद्ध को भगवान राम का 9वीं अवतार बोला गया है। या मेरे शब्द उल्टे हो गए, भगवान राम भगवान बुद्ध के 9वीं अवतार हैं दोनों, जो भी आप इसको पैराडॉक्सली मैच करिए। और दूसरी भाई प्रशांत हैं, प्रशांत जी हमारे ग्रुप के वामपंथी सोच वाले हैं, मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं। मोदी पे भी बहुत सारे आक्षेप लगे, चाहे सोनिया गांधी ने लेके बोला हो, मणिशंकर अय्यर ने लेके बोला हो सकता है कि राजनीतिक विचारमत्ता काफ़ी ज़्यादा भिन्न हो, लेकिन कुछ आंकड़े नहीं झुठलाए जा सकते। जैसे आज की डेट में इंडिया का फॉरेन रिजर्व अपने हाई लेवल पे है। इंडिया का शेयर मार्केट वर्ल्ड का 5th रैंकिंग शेयर मार्केट हो गया। उसके बाद जो एयरपोर्ट थे, ऑपरेशनल एयरपोर्ट इंडिया के अंदर 52 थे। इस मोदी गवर्नमेंट के 10 साल के रिजीम में 74 एयरपोर्ट बढ़े हैं। इसी तरह एम्स बढ़े हैं, IITs बढ़े हैं। काम हुआ है, रोड का देख लीजिए, बहुत सारे काम हुए। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट की खुली आलोचना की जा सकती है, जैसे अग्निवीर है। अग्निवीर डिफेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्कीम हो सकता है, लेकिन युवाओं के रोजगार से अगर जोड़ा है तो शायद उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। या हो सकता है कि इस तरह की योजनाओं को बिना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किए हुए यूटिलाइज कर देना कहीं न कहीं देश के खिलाफ भी जा सकता है। मत भिन्नता हो सकती है, पर राजनीति में एक स्वस्थ आचरण का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा शब्द भेदी बाढ़ मोदी जी पे चलाए गए हैं, उसकी तुलना में मोदी जी बहुत कम चलाते हैं। और देश में कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हमारा प्रधानमंत्री हैं तो उनके लिए गरिमापूर्ण शब्द का इस्तेमाल हो, चाहे वो किसी भी दल और पार्टी का। मैं बता दूं कि कुणाल जी ने बताया कि जैसे विदेश में मोदी जी जाते हैं तो बताते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और जब भारत में रहते हैं तो जय श्री राम बताते हैं। तो मैं बता दूं कि त्रिपिटक एक बहुत बड़ा
ग्रंथ कह लीजिए या किताब कह लीजिए, 300 या 400 के करीब में है। जब आप उसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि 9वां अवतार थे राम के बुद्ध जी और क्या थे। क्योंकि अब मैं संक्षेप में बता नहीं सकता हूँ, मैं भी फिलॉसफी का BHU से छात्र रहा था, तो मैं त्रिपिटक को पढ़ा हूँ, तो मैं पूरा थोड़ा बहुत जानता हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, क्योंकि बहुत ही डीपली वो ज्ञान है। तो मैं बता दूं कि अभी एक व्यक्ति थे, आ रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने बताया है कि कुछ रेलवे पर भुनभुनाते आ रहे थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि रेलवे को क्या इसमें क्या बताना चाहते हैं। रेलवे की हमारे यहाँ कोई डेवलप नहीं हुई है 5 साल में। रेलवे में जो कोरोना काल में हमारे यहाँ ट्रेन रुकती थी, 22 जोड़ी ट्रेन थी हमारे यहाँ स्टॉपेज, वो सारी ट्रेनें जब कोरोना काल में बंद हो गई लॉकडाउन के समय में, फिर उसको चालू किया गया, तो हमारे यहाँ जो स्टॉपेज ट्रेन थी उसको भी हटा लिया गया। हम लोग कितना धरना प्रदर्शन किए उस ट्रेन के लिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। रेलवे के कानों पे जू नहीं रहेगा, और ये सारा हटवाने का काम हमारे पूर्व सांसद मनोज सिन्हा का नहीं, गलत बात है। ये ब्लेम लगा रहे थे ना, एकदम सीधा सीधी मैं ब्लेम लगा रहा हूँ, ब्लेम लगा रहे हैं, एकदम सीधा सीधी मैं ब्लेम लगा रहा हूँ कि मनोज सिन्हा जी ने हमारी ट्रेन हटवाया है। वो चुनाव हार गए 2019 में, चुनाव हार गए, मैं बता रहा हूँ, हटा दिया हमारे यहाँ। हमको लगता है कि गहमर के लोग, जबकि 96 में गहमर के लोग 14,000 एक तरफा पोलिंग करके उनको वोट दिए थे, और आज के डेट में वो गहमर से नाराज हैं। 2019 में चुनाव हार गए, गहमर से नाराज हो गए, सारी ट्रेनें हमारी हटा लिए। अरे ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन मैं देखिए, मैं अभी ये जो भी हो, मैं इसका जवाब दीजिएगा क्या? हाँ, अजीत भैया ने प्रश्न बड़ा जायज उठाया है। एक आम नागरिक के तौर पे उनकी मूलभूत सुविधाओं का वो अधिकार है रेल स्टॉपेज को लेके, लेकिन जब कोरोना काल आया और इंडियन ट्रैफिक का जो सिस्टम, इंडियन रेलवे ट्रैफिक का, उसकी एवरेज स्पीड 54 किलोमीटर की थी। तो जब अश्विनी वैष्णव ने अपना रेलवे मिनिस्ट्री सुधारा या संभाला, तो उन्होंने एवरेज स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ले जाने की कोशिश की, रेलवे को मॉडर्नाइज किया। उस कोरोना काल में केवल गहमर ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 467 ऐसे स्टेशन थे जहाँ से ट्रेनों का स्टॉपेज पुल आउट किया गया। ये दुखद हो सकता है, लेकिन इसके पीछे के कारणों को भी सोचना चाहिए। यही मॉडर्नाइजेशन का नतीजा है कि पीछे 2014 से पहले इंडिया की टॉप ट्रेनें शताब्दी एक्सप्रेस थी, केवल 16 थी, लेकिन उसके हालात भी बहुत बेकार थे। उसके इन लियो में वंदे भारत आया, और वंदे भारत आज के डेट में 52 है, आने वाले टाइम में 100, 150, 200 बच जाएगा। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट को जिस तरीके, जैसे हमारा नॉर्थर्न इंडिया है, यहाँ पे ज़्यादा हमारा ट्रैफिक का या ट्रांसपोर्टेशन का डिपेंडेंसी रेल पे है, तो रेल नेटवर्क को लेके और रेल स्टॉपेज को लेके जो भैया ने प्रश्न उठाया वो जायज़ है। गवर्नमेंट को इस पर गंभीरता से विचार करके हमारे जितने भी रेलवे स्टॉपेज, गहमर स्टेशन पर रेलवे पूर्व में रुकती थी, उनका स्टॉपेज बहाल कर देना चाहिए, चाहे वो गहमर या भदौरा। मैं बता दूं कि इन्होंने जो ब्लेम लगाया है मनोज सिन्हा पर कि मनोज सिन्हा हार गए तो ट्रेन बंद करवा दी। बिल्कुल, ये देखिए कहीं ना कहीं सच्चाई है। बड़े भाइयों ने कहा कि 80 की रफ्तार हमको मेंटेन करनी थी अश्विनी वैष्णव को। व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो ट्रेन यथावत आज भी लेट हो रही है, वैसे की वैसे जैसे 10 साल पहले चलती थी वैसे ही चल रही है। टिकट आज भी आपको 1 महीना पहले कराना होता है। अगर आप चाहें कि कल का परसों का रिजर्वेशन का टिकट मिल जाए तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। 10 साल पहले जो हालात थे सेम वही हालात बरकरार है। अगर कोरोना ट्रेन स्टॉपेज को लेकर देखा जाए तो चूंकि प्राइवेटाइजेशन करना था, ट्रेनों को बंद करना था, इसलिए कोरोना को बहाना बनाया गया और ट्रेन जो है कि स्टॉपेज बंद कर दिया गया। हमारे में नहीं हुआ, बहुत सारी जगह पर हुआ। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि क्या मनोज सिन्हा पद पर बैठे व्यक्ति हैं तभी ताकतवर हैं? क्या सांसद होते हुए केवल जिम्मेदारी होती है गाजीपुर की उनकी? अगर गाजीपुर के वो रहने वाले हैं, गाजीपुर से 2 बार 3 बार उन्होंने जीत करके जो है कि सांसद में गहमर की जनता ने भेजा है, 12,000 14,000 वोट उनको गहमर से पोल किया गया है, तो उप राज्यपाल होते हुए और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कद्दावर नेता होते हुए क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि गहमर के ट्रेन स्टॉपेज को पुनः बहाल किया जाए? 70 साल में आज़ादी से पहले का ये स्टेशन है गहमर स्टेशन। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने मेहनत कर करके एक एक ट्रेन स्टॉपेज के लिए अपने दौर के सांसद और विधायकों का हाथ पर पड़ करके एक एक ट्रेन का स्टॉपेज कराया गया था। यहाँ लगभग 14 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज, 19 जोड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज था। आज स्थिति ये है कि हम लोगों ने खुद, इसमें सारे लोग शामिल है, ये चाहे भाजपा के पक्ष के लोग हो चाहे बसपा के, चूँकि गाँव के नाम पर हम सैकड़ों लोगों ने 3-3 बार गिरफ्तारी दी हुई है। सुअवल थाने में हम लोग 8-8 घंटे गिरफ्तार करके हम लोगों को बैठाया गया है। रेलवे के DRM और तमाम अधिकारी आते गए, लड़ भीड़ के तमाम 2 साल 3 साल की लड़ाई के बाद हम लोग 5-6 ट्रेनों का स्टॉपेज करा पाने में सफल हुए। अभी भी
वो ट्रेन जो 70 साल में हमारे पुरखों ने कमाई थी, इस 10 साल में 19 जोड़ी जो ट्रेन थी, कायदे से तो 22-23 जोड़ी हो जानी चाहिए थी, लेकिन 10 साल में हमारा रेलवे स्टेशन और भी 20 साल पीछे चला गया है। यही है विकास, तो भाई अच्छी बात है। तो देख सकते हैं कि मैं गामर गांव में हूं और गामर गांव में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई है और लोकसभा चुनाव तो मैं कवर कर ही रहा हूं, लेकिन जो जेन्युइन समस्या है और जेन्युइन और समाज हित को लेकर समस्या है वो IDTV के सामने पर यहाँ के जो जनता है उसने बयां किया है। तो 1 जून को यहाँ वोटिंग पड़ना है, कुछ भी करिएगा लेकिन वोट जरूर दीजिएगा 1 जून को। ये आपका एक मतदान करना एक समझ लीजिए आप लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है, राष्ट्र हित में है। तो नमस्कार, मैं प्रधान शिष्य अजय उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।